नंबर 6, ठीक है, उसको फिर आपको कंप्लीट करना है। समझ आ गई सबको? ठीक है, तो मैंने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डाले हैं। अगर किसी बच्चे ने असाइनमेंट भी ओपन करके देखा तो उसको दिख गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखो नीट वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लास में ही कवर करा देती हूँ। अगर तुम नीट के PYQs ओपन करोगे ना तो तुमसे बहुत जल्दी बन जाएंगे, मतलब क्योंकि अपन वो क्लास में ही कर लेते हैं। लेकिन आई वॉन्ट कि आप थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करो, अच्छे अच्छे लेवल। जैसे अभी मेरे से मुस्कान ने पूछे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया था कि आयरन की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 या +3 होती है ना, ये यही देखने को आपको मिलेंगे। तो उसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा आपकी सोचने की स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चंस दिए हैं। देखो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा जो मैं आप लोगों को क्लास में बताती हूँ, बस थोड़ा सा सोचने का तरीका आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इजी इजी क्वेश्चन करते रहोगे ना, और अगर पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो वहीं पे चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं। एंड बेटा मैं देख रही हूँ कि जो इस बैच में बच्चे हैं ना वो बिल्कुल बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है अबाउट योर नीट प्रिपरेशन। कुछ कुछ बच्चे हैं दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, देखो वो मुझे जो है असाइनमेंट शेयर करते हैं, बट जो जो मेरे से पिछले साल पढ़े हैं वो मेरे को करते हैं। सीधी बात बताऊं, आप लोग काफी बच्चे मुझे असाइनमेंट तक शेयर नहीं करते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई। आप लोगों को पूरा साल भाई मुझसे ही पढ़ना है, ठीक है, एंड आप लोग असाइनमेंट्स बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं। पता नहीं आप लोग फिर कैसे क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो जब तक आप मुझे दिखाएंगे नहीं कि आप लोग घर पे किस तरीके से टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट घर पे किस तरीके से टाइम दे रहा है? मुझे नहीं पता चलेगा। अब जो करके दिखाएगा, जो डाउट्स पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है वही कर रहा है। अगर मान लो आप लोग मुझे असाइनमेंट शेयर नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, बट आप लोग डाउट भी नहीं पूछते हो, इसका मतलब आप वो कर ही नहीं रहे, तो आप कर क्या रहे हो फिर? सीधी सी बात है। सिर्फ बायो कर रहे हो तो बायो से कुछ होगा नहीं, सिर्फ फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स से भी कुछ नहीं होगा। कंपटीशन बहुत टफ है, मैं आपको पहले ही बता दे क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कंपटीशन क्या है। ठीक है, जो जनरल वाले बच्चे हैं भैया, उनका तो 650 प्लस से अगर थोड़ा नीचे भी आ गया ना स्कोर तो कुछ नहीं होगा उनका, पहले बता दे रही हूँ मैं, सीधी बात क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, हाँ उनके पास एडवांटेज है, बट 500 से कम तो उनका भी नहीं चलेगा कुछ। ठीक है, 500 550 से, तो मतलब आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि इतना स्कोर तो आ जाए। अब आप लोग कर ही नहीं रहे हो। जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट में आए थे, पता चल गया होगा कि कहाँ पे फिलहाल आप लोग स्टैंड कर रहे हो, फिलहाल के लिए कर रहे हो। बट आप लोग अभी भी नहीं सीख रहे हो, तो फिर मेरे को नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हैं। या तो सिर्फ आप बोर्ड्स पे ही फोकस कर रहे हैं अपने, है ना, आप सिर्फ अपने बोर्ड्स पे ही फोकस कर रहे हैं, बट उससे कुछ होगा नहीं ना। बोर्ड्स के नंबर तो बेटा कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। उसमें आप अगर 55% चाहिए होते हैं नीट में अपियर होने के लिए, यू नीड टू ओनली स्कोर 55% इन योर बोर्ड एग्जाम। वो तो मुझे लगता है हर एक बच्चे के आ जाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग फिर किसको क्या मतलब क्यों कर रहे हैं इतना, अगर बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं? पहले टाइम में होता था, हमारे टाइम में, कि बोर्ड्स के मार्क्स बहुत मैटर करते थे, बट अब नहीं करते। अब सिर्फ एंट्रेंस मैटर करता है। और तुम लोग क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड के हो तो तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा भी नहीं है ना। PCM वाले बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसके पास CUT एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तुम्हारे पास CUT है बट बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। ठीक है, वो सेकंड ऑप्शन आ जाता है। या तो देखो तुम्हारे पास MBBS का है, BDS का, आयुष फार्मा में मुझे लगता नहीं कि कोई तुम में से जाना पसंद करता है। हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो, वो अलग बात है, कोई बात नहीं सुमन। ठीक है, बाकी बच्चे MBBS BDS, फिर वो नर्सिंग वाला आ जाएगा, BSc नर्सिंग, अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर CUT के थ्रू किसी उसमें BSc वाले कोर्स में तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीजें हैं आप लोगों के पास। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बायो से हो जाएगा, या सिर्फ केमिस्ट्री से हो जाएगा, सिर्फ फिजिक्स से हो जाएगा, तो नहीं, आपको वो तीनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी। वो पहले का नीट का टाइम था जहाँ पे बच्चे सोचते थे, इवन टीचर बोलते थे अपना 2 सब्जेक्ट अच्छा कर लो, एक आप थोड़ा सा कर लो। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बोलूंगी जिनको 650 प्लस चाहिए उनको तो तीनों ही करना पड़ेगा। 150 तुम्हें केमिस्ट्री फिजिक्स में चाहिए, एंड 330 340 मार्क्स तुम्हें
बायो में चाहिए। मैं तुम्हें ना रियलिटी चेक दे रही हूँ एक, मैं ये नहीं कह, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी बेटा सपनों में जियो, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ, है ना? नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को। अभी तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक चल रहा है, ठीक है? ऑर्गेनिक चलेगा तो फिर आप लोगों की, आपको पता है ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, इससे भी ज्यादा। तो इसीलिए जो असाइनमेंट देती हूँ बेटा, मेरे को ना 1.5 आवर लगता है तुम्हारा असाइनमेंट बनाने में। मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लगाती हूँ इसमें, पहले पूरा मॉड्यूल देखती हूँ कि वहां पे कौन सा मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है जो 2025 में आ सकता है। फिर जेई मेंस की उठाती हूँ मैं क्वेश्चंस कि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये नीट रेलेवेंट है, ये आ सकता है। फिर मैं नीट के पीवाईक्यूज उठाती हूँ कि इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया जो मैंने बच्चों को नहीं कराया। तो आप देख लो, मैं मल्टीपल सोर्सेज यूज करती हूँ ताकि आप मत मल्टीपल सोर्सेज यूज करो, मैं ही आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ। बट अगर आप लोग फिर भी नहीं करते हैं ना, तो मैं क्या ही करूँ बेटा, है ना? चलो ठीक है, आज आप लोगों का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म हो जाएगा एंड एक छोटा सा टॉपिक और कराना है मेरे को, जोन टेलर डिस्टोर्शन, वो भी हो जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास से फिर स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म का टॉपिक। तो ऑलमोस्ट ये लगा लो 80% चैप्टर आज ये कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं मेरा बेटा, इधर आओ। आज आज फिर देखो बच्चे कम है। ओके तो मैं आप लोगों को क्या करा रही थी लास्ट क्लास में, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में मैंने स्प्लिटिंग बताई थी, है ना? तो सबसे पहले अगर मैं बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो वहां पे क्या हुआ करता था मेरा बेटा, ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने बताया था कि जो डी ऑर्बिटल हैं जिनकी जब तक कोई लिगेंड नहीं है ना, जब तक कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है तब तक जो मेटल की डी ऑर्बिटल है उनकी सेम एनर्जी, और इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते थे कि ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, है ना? फिर हम कह रहे थे लिगेंड की, जैसे ही लिगेंड इनको अप्रोच करेंगे तो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो अब सेम नहीं रहेगी, उनकी डीजेनरेसी भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये T2G में स्प्लिट हो रहा था और ऊपर वाला वो EG में जा रहा था, ठीक है? ये बेरी सेंटर था। ये एनर्जी कितने से कम हो रही थी, -0.4 डेल ओ से, और ये कितने से इंक्रीज हो रही थी, 0.6 डेल ओ से। याद आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। और मैंने दो केसेस तुम्हें बताए थे। केस फर्स्ट मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारा डेल्टा ओ ज्यादा है तो मतलब वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और केस टू मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर डेल्टा ओ लेस देन पी है, मतलब पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। यही मैंने डिस्कस किया था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, यही मैंने डिस्कस किया था, ठीक है जी। उसके अलावा अपन ने और क्या किया था, CFSC निकाली थी, ठीक है? CFSC निकाली थी, गुड इवनिंग सना। ओके, एंड उसके अलावा हमने किया था टेट्राहेड्रल के केस में। तो टेट्राहेड्रल के केस में मैंने क्या बोला था, इसमें भी स्प्लिटिंग होगी, लेकिन इसमें क्या होगा बताओ, इसमें ऊपर कौन से जाएंगे, T2 वाले जाएंगे, और नीचे कौन से आएंगे, E वाले आएंगे। ध्यान रखना जी आप यूज नहीं करते, बिकॉज जी जो है रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो ये कितने से डिक्रीज हो रहा है, -0.6 डेल टी से, और ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, 0.4 डेल टी से। डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या रिलेशन था ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल बना के भी वो पूछ सकता है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या बताया था मैंने कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में 4 ही लिगेंड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं। तो इसमें हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद आ रहा है, ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बेशक तुम्हारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, डजंट मैटर, ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है मेरा बेटा? बोलो। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। फिर हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है? किसी को डाउट है, मैं फिर बोल रही हूँ, पूछ लो, नई चीज है ना? समझने में देखो टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चंस भेज रही हूँ,
जिसमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट यूज हो और आप लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखें। ठीक है मेरा बेटा, तो प्लीज डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाया हुआ है, पूछ लिया करो, अलग से पूछना तो अलग से भी पूछ सकते हो। चलो अब क्या है मेरा बेटा, जो बेसिकली स्प्लिटिंग हो रही है, जैसे लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल की डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे, मतलब कि कब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, कब कम होगी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करेंगी उसको, स्प्लिटिंग को, स्प्लिटिंग एनर्जी को। ठीक है, तो फर्स्ट बेटा फैक्टर है तुम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने सारी जो आप लोगों के नोट्स के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज, बट अगर अपन को समझना है तो आप अपनी लैंग्वेज में समझेंगे और अपनी लैंग्वेज में ही अपने नोट्स में डालोगे। ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहूंगी कि अपनी लैंग्वेज में समझना चीजों को, जैसे मैं समझा रही। ठीक है, तो पहला फैक्टर आता है मेटल कैटायन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ओके, ध्यान से सुनना। तो अब आपको ना, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए, मैं इसको दोबारा से अलग से लिख लेती हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स है और एक ये कॉम्प्लेक्स है। अगर आप लोग एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं मेरा बेटा, तो यहाँ पे मेटल जो है दोनों में सेम है, लिगेंड दोनों में सेम है, डिफरेंस है तो किसका है, ऑक्सीडेशन स्टेट का। यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई +2, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं +2 और यहाँ पे है +3। ठीक है, अब आपा को बताना है कि दोनों के केस में स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी। तो ये आप बताओगे चार्ज के बेसिस पे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तुम मुझे खुद सोच के बताओ, लिगेंड जो है वो मेटल की डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है। एक बात बताओ, अगर आपका मेटल ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो खुद सोच के बताओ लिगेंड को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमको ये सारे Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर वो लिगेंड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस वाले केस में लिगेंड जल्दी से अप्रोच करेगा, मतलब पहले ही अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, और अगर अप्रोच कर जाएगा तो क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो सेकंड वाला केस है इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोबाल्ट +2 में। तो यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बेटर तरीके से लिगेंड जो है वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच कर पाएगा, और जितने बेटर तरीके से अप्रोच कर पाएगा रिपल्शन होगा, स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये आपको वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, यू नीड टू ओनली नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसके केस में 20760। अच्छा, चेतना अभी जस्ट स्टार्ट किया मेरा बेटा, फैक्टर्स बता रही थी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। किसी और स्टूडेंट का भी ज्वाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। नहीं, सबका तो हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तुम्हारा भी नहीं हो रहा था, ये क्या हुआ? यस मैम, मेरा भी नहीं हो रहा था, मैं दूसरे मुझसे जोड़ा तब हुआ मैम, लैपटॉप से जोड़ा तब हुआ। अच्छा, ठीक है, मेरे को एक बार आप स्नेह मैम को मैसेज कर दिया करो, मतलब जो जिस भी सुटेबल पर्सन के साथ कनेक्शन है आप लोगों का, प्लीज उनको आप मैसेज कर दो। जैसे कोमल मैम है एचपी के लिए एंड स्नेह मैम है उनके लिए, तो आप मेरे को मैसेज कर दो तो मैं देख लिया करूंगी। चलो अब ठीक है, अब तो आई गेस सबका सॉर्टेड है, एवरीवन इन द क्लास। ठीक है, ओके। सो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो 20760 है इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी और इसका है इतना। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इस केस में स्प्लिटिंग क्या हुई है, ज्यादा होगी। तो फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मेटल पे, प्रोवाइडेड सेंट्रल मेटल इज सेम और लिगेंड इज आल्सो सेम, नाउ यू कैन डिफरेंशिएट द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी आपको दिख रही है ज्यादा। अब सेंटीमीटर इनवर्स में क्यों है आपको पता है, ये पढ़ा है आप लोगों ने, E = hc/λ। Yes, ma'am. Yes, एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी को भी यही बोल सकते हो। स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, अब लैम्डा सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया है, सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया है। ठीक है मेरा बेटा, तो पहला आपका ये था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। क्लियर हो गया पहला फैक्टर सबको? Yes, ma'am.
फिर से बोल रही हूँ, जितना Yes, ज्यादा ma'am. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना वो लिगेंड को खींचेगा और बेटर अप्रोच कर पाएगा मेटल के डी ऑर्बिटल पे, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। सो सिंपल, ठीक है। सेकंड फैक्टर है मेरा बेटा आपका, मान लो अब तुम्हारा क्या है, लिगेंड भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, लेकिन अब सेंट्रल मेटल डिफरेंट है। देख पा रहे हो, एक जगह मैं बना रही हूँ ये वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें कोबाल्ट इज योर सेंट्रल मेटल, एक मैं बना रही हूँ ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसमें रोडियम इज योर सेंट्रल मेटल, और एक बना रही हूँ जिसके अंदर तुम्हारा इरिडियम है। कोबाल्ट की फैमिली के हैं ये, अगर तुम लोगों को याद हो तो, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। नाउ हाउ कैन यू डिटरमाइन द स्प्लिटिंग एनर्जी, किस तरीके से बताओगे स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें ज्यादा है, तो इसको भी मैं अपने तरीके से बताऊंगी। आप देखो कोबाल्ट में आपको पता है कोबाल्ट क्या 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का है, ठीक है मेरा बेटा। अब तुम मुझे ये बताओ कि 3D का ऑर्बिटल का साइज मान लेते हैं ये है, तो 4D का इससे ज्यादा होगा और 5D का उससे ज्यादा होगा। मतलब ये थोड़ा बना अजीब है, बट मतलब कहने का मतलब है जैसे ही तुम 3D से 4D पे जाओगे, 4D से 5D पे जाओगे, साइज बढ़ेगा ऑर्बिटल का। अब एक बात बताओ, लिगेंड को मान लो अप्रोच करना हुआ तो वो किस केस में बेटर तरीके से अप्रोच कर पाएगा मेटल के डी ऑर्बिटल को, 3D में, 4D में या 5D में, बताओ। मैम 5D में। मैम 5D में। 5D में कर पाएगा। मैम क्यों? 5D में। क्यों? जैसे जैसे तुम 3D से 4D, 4D से 5D आ रहे हो तो डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने का मतलब क्या है, ज्यादा डिफ्यूज है, ज्यादा क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, है ना, ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है। तो अगर लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो कहाँ पे बेटर तरीके से अप्रोच कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो 5D का मेटल का डी ऑर्बिटल होगा उसको बेटर तरीके से अप्रोच कर पाएगा। और अगर बेटर तरीके से अप्रोच कर पाएगा लिगेंड तो क्या होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी उस केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आप चीज नोटिस कर पा रहे हैं, मैं फिर बोल रही हूँ वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी है। जैसे इसमें देखो 23,000, यहाँ पे 34,000 समथिंग और यहाँ पे 41,000। तो आप देख रहे हो नीचे जाते जाते आपका क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि पहला केस क्या था, अगर मेटल लिगेंड सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेना, अगर आपका लिगेंड और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो एक बार आप ये चेक कर लेना कि कहीं सेंट्रल मेटल तो डिफरेंट नहीं है, अगर है तो आप ये वाला अप्रोच यूज करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। देख पा रहे हो, ठीक है। Yes, ma'am. एक चीज इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर आना, यहाँ पे बोल रहा है इन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हैविंग द मेटल कैटायंस विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, डेल्टा बोले तो स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं, for the analogous complexes within a given group increases about 30 to 50% from 3D to 4D and by about the same amount from 4D to 5D। इसका मतलब समझो, अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज आया, बट यहाँ पे आया तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आया। याद करो डीएनएफ लोग में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि जो 4D और 5D सीरीज का जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या है, बराबर, थोड़ा ज्यादा है बट ऑलमोस्ट बराबर है। तो इस वजह से इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जैसे तुम 3D से 4D में जा रहे हो तो देखो अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, बट ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, वैसे बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा मुझसे पूछे मैम यहाँ पे तो देखो इंक्रीज कम आ रहा है, तो दिस इज द रीजन। हो जाएगा, चल। यस। अब ये देखो यहाँ पे बुक क्या लिखती है, बुक में भी यही लिखा हुआ है कि जैसे तुम इनमें से ना एक एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना, मैं कहूंगी फर्स्ट वाली ध्यान रखना क्योंकि यही मैंने तुम्हें बताई है, नीचे वाला भूल जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, क्योंकि तुमसे कोई थ्योरी नहीं लिखवाने वाला पेपर में। 3D to 4D, 4D to 5D, the size of d orbital increase, electron density decreases in them। सही बोल रहा है ना वो, अगर साइज छोटा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हें दिखेगी, अगर साइज बड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जगह जगह पे होगी तो वो तुम्हें कम दिखेगी। मैंने शायद तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था, पता नहीं तुम लोगों को याद है या नहीं। एक तो स्मॉल साइज पिज्जा है जिसमें 4 पीस है, एक लार्ज साइज पिज्जा है जिसमें 8 पीस है। अब तुम दोनों में 4 ओरिगेनो के पैकेट डाल रहे हो तो किसमें ज्यादा ओरिगेनो दिखेगी, डाली तो सेम है लेकिन दिखेगी किसमें ज्यादा तुम लोगों को, फर्स्ट वाले, स्मॉल साइज में, बड़े वाले साइज में कम दिखेगी। तो यही वो बोल रहा है, साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन देम, तो लिगेंड्स कैन इजीली अप्रोच
द मेटल कैटायन विद लार्जर डी ऑर्बिटल क्लोज। जो मैंने बोला है वही ये बोल रहा है। आप कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है, लिगेंड इजिली अप्रोच कर पा रहा है। ठीक है जी, हो जाएगा। Yes, चल ma'am. फिर सेकंड पॉइंट बोलता है देयर इज लेस स्टीरिक हिंड्रेंस राउंड ए लार्जर मेटल कैटायन। ये भूल जाओ। वैसे इसका मतलब ये है कि जो मेटल आपका मेटल का डी ऑर्बिटल, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोडेंसिटी फैल जाएगी, तो उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब समझ रहे हो, क्राउडिंग कम होगी। तो ये ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया वही करो। ठीक है, अब आओ तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड के नेचर पे भी डिपेंड करता है आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है कम हो रही है। मैम ये तो हमें पहले से ही पता है, आपने बता ही रखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी। बताओ, ये बताया था कि नहीं बताया था? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे लिगेंड्स लिखे हुए हैं। आयुष है क्लास में? आयुष, आयुष एंड हुस्नवाज क्लास में हो? Yes, ma'am. ओके, आयुष भी है, ठीक है, ओके 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 बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो यानी कि डेल्टा यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लगा दी है। अगेन आई एम सेइंग कि सारी करने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट आप सिर्फ वही करो। जैसे कि CO, CN, C6H5 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, ये सारे काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। NO2 नेगेटिव, बायपिरिडिल, फिनेंथ्रीन, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। EN भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसके अलावा ये तो याद रखो स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें से भी कौन सा जहन में रखोगे? CO, CN, NO2, बायपिरिडिल। अब वीक कौन से होते हैं? वीक की कैटेगरी में आपके ये आ रहा है, वोटर आ रहा है, ऑक्सलेट आ रहा है। आपके जो सारे हेलोजन है वो भी आपके किस में आ जाते हैं? वीक में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया रखना है, रट्टा नहीं मारना आपको। अगर मुझे लगता कि रट्टा मरवाना है तो मैं मरवा देती, बट आपको रट्टा नहीं मारना, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना है। मैं ऐसे 4 क्वेश्चन आपको शायद मैंने दिए भी है ऐसे उसमें असाइनमेंट में, Yes, तो आप ma'am. लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको मान लो वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप इसकी हेल्प ले लेना, नोट्स की। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपको कौन कौन सी चीजें इसमें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनिया इज अ बेटर लिगेंड देन वाटर। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें अमोनिया और वाटर होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए अमोनिया जो है वो बेटर लिगेंड होता है। आवाज नहीं आ रही? रिजॉइन करके देखा क्या आपने बेटा? ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आपके CO हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NO2 नेगेटिव फिर उसके बाद आता है। ये छोटी छोटी बातें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे SC नेगेटिव है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन NCS नेगेटिव है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, इसका ऑर्डर बहुत पूछा जाता है, एक वाटर का, एक अमोनिया का और एक NCS नेगेटिव का। तो अमोनिया बेटर लिगेंड है, फिर NCS नेगेटिव और पीछे वाटर आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। सारी नहीं पता होंगी तो चलेंगे, सारी सीरीज याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट मैं बोल रही हूँ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अपन ने कौन से के लिए किया है? टेट्राहेड्रल के लिए और ऑक्टाहेड्रल के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए भी पढ़ा जाता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप मॉड्यूल में कहीं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे तो वो वाले क्वेश्चंस आप मत करना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग करनी है और टेट्राहेड्रल के लिए करनी है। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो आपको मेरा बेटा पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कम होती है, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। मानते हो या नहीं मानते हो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं? ठीक है, Yes. Yes, तो ma'am. एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेके मैं कराती हूँ। मान लो एक तो तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स है, एक तुम्हारा ये वाला कॉम्प्लेक्स है। ये कितना हो गया? माइनस ये होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि भैया किसमें स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा होगी। बताओ, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें? +3 है, +3. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे +3 है। x - 4 = -1।
तो दोनों में स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, बिकॉज ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कम होती है, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होती है। तो मतलब अगर मान लो तुम्हें एक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हो, एक में 4 दिया हो, अगर वो आपसे पूछ ले बताओ भाई किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो तुम बता दोगे किसमें होगी, Yes, ma'am. ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स में। अब वो बोले कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर वो बोले CFSC, दोनों में आपको सेम आंसर देना है। जो मैं आप लोगों को क्या समझा रही हूँ, ये पॉइंट समझा रही हूँ, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये। फिफ्थ पॉइंट क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। अब आपको मैंने एक चीज बताई है कि जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, हाँ या ना? Yes, तो ma'am. अगर मान लो Yes, ma'am. यहाँ पे मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस ले लेती हूँ, एक तो मान लेते हैं ये वाला कॉम्प्लेक्सेस ले लेती हूँ, एक मान लो ये वाला ले लेती हूँ, ध्यान से देखना, और एक मान लो मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आपको मुझे बताना है सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी। यहाँ पे CN की जगह ये ले लेते हो, वैसे ले सकते हो ये भी, ये ले लो चलो। हाँ, आपसे पूछा है सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी, पहले तो आप ये बताओ स्प्लिटिंग कैसे बताओगे? नेचर ऑफ लिगेंड। अगर आपका सेंट्रल मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो लिगेंड पे आओ। अगर मैं देखूं लिगेंड सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग है EN, फिर अमोनिया और फिर पानी, तो यानी कि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी C में, फिर A में और फिर B में। और अगर मुझे लैम्डा का ऑर्डर लगाना हो तो क्या हो जाएगा, वो उससे उल्टा हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? C की, फिर A की, फिर B की। और लैम्डा वेवलेंथ क्या होगा? C A। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है। मैंने असाइनमेंट में भी एक अच्छा क्वेश्चन डाला है। हाँ शिखा, मैम गलती से रेज हो गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर वेवलेंथ का पूछेगा तो कैसे करोगे? स्प्लिटिंग एनर्जी पता होनी चाहिए, वेवलेंथ का क्या कर देना, जब वो वेवलेंथ पूछे तो ऑर्डर को क्या कर देना, उल्टा कर देना। क्लियर है? अंशिका, शिवानी, कोमल, मुस्कान, पीयूष, Yes, ma'am. किशोर, यस मैम। अश्विनी, सुमेला, दिशा, लक्ष्मण, हिम्मत, एक ही है, ठीक है। चलो चलो ओके, आगे चलते हैं। बस यही 5 पॉइंट्स आपको करने थे, एक बार फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से। पहला, क्योंकि अभी क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, अगर आपका लिगेंड सेम है, चार्ज सेम है, तो सेंट्रल मेटल देखोगे, ठीक है। तीसरा, नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगा। फोर्थ, ज्योमेट्री आप चेक करेंगे। फिफ्थ, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं, इसको काटा मारो, इसका कोई काम नहीं है। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन पे ये आ रहा है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो कुछ होगा नहीं मेरा बेटा, ठीक है। तो ये तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे 5-6 क्वेश्चन है, इसको फटाफट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, आराम से सोचो क्या पूछ रहा है, एंड अपना हैंड रेस कीजिए। चलो करो भाई, शाबाश। वेरी गुड पीयूष, मुस्कान, कोमल, मुस्कान, कुमारी, सुमन, शिखा, शगुन, शाबाश। किशोर करो, आयुष, विष्णुवास, चेतना, वेरी गुड। कंचन, ओ सॉरी, प्रियांशी, अंशिका, शिवानी, अश्विनी, पलक, डिम्पल, आई एम वेटिंग बेटा। ये सबसे इजी क्वेश्चन है आज की क्लास का। आपको बताने सबसे कम स्प्लिटिंग किस में होगी? वेरी गुड वैभव। मुस्नुवाज नहीं हो आपका?
आयुष, पलक आप बताओ। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक्सप्लेन कर बेटा। पलक एक्सप्लेन कर दो। इस कॉम्प्लेक्स में जो सीएल है वो एक वीकेस्ट फील्ड। वीक फील्ड लिगेंड है ना। यस मैम। देखो अब यहाँ पे अगर तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, सब में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सेंट्रल मेटल सेम है, और अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करोगे वो भी तुम्हें सेम दिखाई देगी। लिगेंड यहाँ पर डिफरेंट है। ऑप्शन क्या आएगा? ए। क्योंकि अगर मैं बात करूं बेटा लिगेंड की स्ट्रेंथ की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? सीएन है, उसके बाद ईएन है, उसके बाद अमोनिया है, और उसके बाद सीएल है। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी सीएन वाले के केस में होगी, फिर आपका ईएन वाले के केस में होगी, फिर अमोनिया वाले केस में होगी, फिर क्लोरीन वाले केस में होगी। यानी कि क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो स्प्लिटिंग भी उसमें क्या होगी? सबसे कम होगी। दिस इज द रीजन। क्लियर है सबको? इतना आइडिया तो होना चाहिए आप Yes, लोग ma'am. यस मैम। क्या इतना आइडिया होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इसलिए मैं बता रही थी। हो जाएगा क्या अब? चलो यस मैम। ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला कीजिए। शाबाश, हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। और बच्चे करो बेटा, वेट कर रही हूँ मैं। 30 बच्चे बैठे हो क्लास में। कोमल आप बताओ। कोमल पांडे, कौन से वाला? सी ऑप्शन? वाई सी ऑप्शन बेटा? मैम एनएच3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। हाँ, ये भी आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप ये भी बोल सकते हो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बाकी सारे टेट्राहेड्रल है मेरा बेटा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में आपकी स्प्लिटिंग कम होगी, ऑक्टाहेड्रल वाले में ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप जो है इसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मान लो सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता, नाउ यू कैन से कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो क्या हो जाएगा तुम लोगों का? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें अलग अलग भी है। अगर मैं इसकी बात करूं 2+ है, इसमें 2+ है, इसमें 3+ है, तो काफी सारे फैक्टर्स जस्टिफाई कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सीधा सीधा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा। वेरी गुड, करो। करो भाई।
किसने किसने कर लिया? वेरी गुड शिवानी, मुस्कान, अंशिका, पीयूष, वेरी गुड, चेतना, बहुत सही जा रहे हो भाई, बहुत सही, बहुत सही। मैं आपको ना हमेशा एक बात बोलूंगी, जो चैप्टर आपको लगता है ना जो आप कर पा रहे हो, मतलब वैसे करना तो सारे ही है, मतलब कई होते हैं ना चैप्टर जो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस दे जाते हैं कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आएगा, बना लेंगे, मैम जो असाइनमेंट दे रही है उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हम बना पा रहे हैं, इट मींस वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं उस चैप्टर के। तो आपको ट्राई करना है कि वैसे वाले चैप्टर में आपके मार्क्स ना कटे। आप समझ रहे हो मेरा बेटा? तो एक पी ब्लॉक चैप्टर है 11th-12th का मिला के, कोऑर्डिनेशन है, एक आपका ये वाला डीएनएफ ब्लॉक वाला चैप्टर है 12th में से। इसमें से ट्राई करना कि आपके जो टेस्ट होंगे उसमें आप अच्छा परफॉर्म करो, असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से करो। मैं सच बता रही हूँ, जो क्लास में करवा रही हूँ, जो असाइनमेंट्स आप लोगों को दूंगी ना उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है? तो आप ये चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होए ना फिर अपना पूरा ध्यान अपना ऑर्गेनिक पे लगा दो, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे ना, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे मैं आप लोगों के साथ साथ 11th का भी ट्राई करेंगे कि आप लोगों का 11th का भी ऑर्गेनिक जो है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को टारगेट्स देके वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है मेरा बेटा? समझ रहे हो आप लोग सारे? यस मैम। यस मैम। तो टेंशन लेके कुछ मत करिएगा प्लीज, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा अपने को, टेंशन लेके करोगे तो वो चीजें खराब होती है। हाँ हुस्नवाज, आप मुझे बता दो बेटा कौन सा क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है, अच्छा ठीक है, ओके। मुस्कान क्या आ रहा है? मैम ऑप्शन डी। सेकेंड या फोर्थ? मैम फोर्थ। फोर्थ। शिखा क्या आ रहा है? मैम नहीं आया मेरा भी आंसर। अच्छा आया नहीं, कोई बात नहीं बेटा। एंड पीयूष क्या आ रहा है? मैम ऑप्शन बी आ रहा है मेरा तो। फोर्थ? बी बी। सेकेंड? यस मैम। हाँ सेकेंड फोर्थ बोलो भाई, बी और डी सब एक जैसा सुनाई देता है मेरे को, बी डी। तुम लोग उसमें से बोल रहे हो तो मुझे सेम वो आती है आवाज। अच्छा वैभव क्या आ रहा है? मैम फोर्थ। फोर्थ। एमी बोल रहे हो या सच में आ रहा है फोर्थ? नो मैम, किया मैंने। अच्छा कोमल, किशोर, बताओ भाई एक बार चैट बॉक्स में लिखो किस किस का आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, मेरे को पता लगे किसका फोर्थ आ रहा है किसका सेकंड आ रहा है। चैट बॉक्स में डालिए। अच्छा लिखने में मोस्टली सबका ऑप्शन सेकंड आ रहा है, ठीक है। देखो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तुमने गलती कर दी जिन्होंने फोर्थ निकाला। इधर आओ, यहाँ पे आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मेरा बेटा? +2 में है ना, और Fe अगर +2 में होता है तो D6 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G में स्प्लिट होगा और EG में स्प्लिट होगा, है ना मेरा बेटा? और वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो कैसे निकालोगे? -0.4 इंटू 4 +2 इंटू 0.6, ऐसे ही करोगे। तो ये क्या हो जाएगा? -1.6 + 1.2 कितना आ रहा है भाई? 0.4। 4 4 Yes, 6, -0.4 आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो यहाँ ये क्या टेट्राहेड्रल, मेरे को लग रहा है जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन बताया पक्का ऑक्टाहेड्रल समझा होगा आप लोगों ने। तो निकल +2 होता है, तो निकल +2 मतलब D8, और टेट्राहेड्रल में नीचे क्या आता है? E आता है, ऊपर क्या आता है? T2 आता है। T2। और अगर T2 आता है तो क्या करूं फिर? फिल करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना हो जाएगा? -0.6 इंटू 4 + 0.4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? -2.4 + 1.6, तो ये कितना आ जाएगा? -0.8 डेल्टा टी। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. माइनस को तो Yes, ले रहे हो ma'am. ना, पता चले माइनस को नहीं ले रहे, तो इसका ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। अभी तक नीट में ऐसा सवाल नहीं आया जिसमें इस तरीके से पूछा हो, मतलब ऐसा तो आया है CFS से निकालना, बट इस टाइप से नहीं आया। तो ये आपका जेई से मैंने उठाया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ओके।
बेटा जेई मेंस के क्वेश्चन अगर आप लोग लगाते हो तो पहले एक बार मुझसे पूछ लेना मैम कौन से लगाने हैं, ऐसे नहीं अंट कोई भी लगा लो, ठीक है। तो अपने को रेलेवेंट क्वेश्चन लगाने, तो पहले तुम लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए, नोट्स के क्वेश्चन, असाइनमेंट के क्वेश्चन, नीट के पीवाईक्यूज, उसके बाद तुम मुझे बताना कि मैम मेरा इतना हो गया तो मैं कहाँ से लगाऊं। समझ में आ गई ना? अपने आप मत लगाना, किसी भी कोई भी बुक उठा के बैठ जाओ मैम चलो मैं आज जिसमें से लगाता हूँ क्योंकि ये चैप्टर मुझे बड़ा अच्छे से समझ में आया, ऐसे मत करना, ठीक है। चलो आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलो करो मेरा बेटा। प्रिंस आ गया क्या? प्रिंस, नाजो लेट हो गए हो, खुशी आप भी लेट हो गए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया। करो करो, देखो जिसको आ रहा है हैंड रेज करो, जिसको आ रहा है हैंड रेज कीजिए बस आप। चेतना आप बताओ चलो। मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, चेतना क्यों डी ऑप्शन है? मैम क्योंकि सी एंड जो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है। अच्छा मान लो मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देती हूँ क्वेश्चन में। ट्विस्ट ये है कि मान लो एग्जामिनर ने अब आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सा सबसे हाईएस्ट है, वो आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, तो आप क्या ऑर्डर भी लगा सकते हैं क्या? तो अगर मैं लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाऊं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो आप लोग मुझे बता सकते हो क्या? या चलो उसको छोड़ो, डायरेक्ट स्प्लिटिंग एनर्जी का लगाते हैं ऑर्डर। तो स्प्लिटिंग एनर्जी मेरी सबसे ज्यादा डी में हो जाएगी, मानते हो कि नहीं मानते हो? उसके बाद आगे चलो, यस मैम। यहाँ पे 5 yes, अमोनिया है, यहाँ पे 5 अमोनिया है, बट यहाँ पे एक सीएल है और एक वोटर है, तो वोटर इज अ बेटर लिगेंड देन सीएल, तो फिर ए वाला आ जाएगा, फिर सी वाला आ जाएगा और फिर बी वाला आ जाएगा। वैसे भी बी में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ एग्जामिनर खेल जाएगा, क्योंकि हमें क्या आदत होती है ना ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको वही देखने को मिलेंगे मॉड्यूल में या असाइनमेंट में, लेकिन प्लीज पेपर में ना थोड़ा सा अवेयर हो जाना कि कहीं उसने कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं 4 दे के तो नहीं रखा। समझ गए हो ना? जैसे अभी तुम सीएफएससी निकालने में तुम कंफ्यूज हो गए थे कुछ बच्चे, तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर वो ऑर्डर पूछता मेरा बेटा तो ये ऑर्डर होता, अगर मान लो वो वेवलेंथ का ऑर्डर पूछता तो फिर इससे उल्टा हो जाता। मैम ऑक्टाहेड्रल देख के भी इसको ऑर्डर लगा सकते हाँ यस, क्या फिर से बोलो? हैं। मैम जैसे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल इसमें आपने ऑर्डर लगाने के लिए बोला, तो ऑक्टाहेड्रल का पहले करेंगे और फिर लिगेंड्स देखेंगे ना। हाँ अब देखो यहाँ पे, हाँ अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मुझे यहाँ पे ये, मुझे तो पता चल गया था कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, ये तो सबसे बाद में आएगा, ये तो बी तो सबसे बाद में आने वाला है। बाकियों को आप कैसे कंपेयर करोगे? हाँ पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, फिर उसके बाद लिगेंड की स्ट्रेंथ देखो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ना एकदम से सारी चीजें एक साथ दिमाग में नहीं सोचनी है, आप देखो दे क्या रखा है, किस तरीके से आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो। हाँ सना आप दे सकती हो बेटा, ठीक है। तो मतलब मैंने बी को तो सबसे पहले ही पीछे फेंक दिया, क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, मैंने सबसे पीछे डाल दिया, ठीक है मेरा बेटा। उसमें स्प्लिटिंग, बेशक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते तब भी वो पीछे जाता, क्योंकि स्प्लिटिंग तो कम ही हो रही है ना। और बेशक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता या आपका वीक फील्ड लिगेंड है, आपका वो तो सेम ही आता है सीएफएससी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं आप, तो वैसे भी पीछे आता। और बाकियों को आपने कौन से किसके बेसिस पे कंपैरिजन किया? ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड्स। क्लियर है? यस। Yes, तो ma'am. यानी कि डी ए सी बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो मेरा बेटा। अरे काफी सारे क्वेश्चन है, करो।
वेरी गुड, शाबाश। अगर तुम ऐसी डेली डेली हैंड रेस करो, मैं तो बड़ी राजी हो जाऊंगी भाई। वेरी गुड बच्चों, बहुत सही जा रहे हो भाई, बहुत सही। सुमन आप बताओ, सुमन पहले तो आप अपना रियल नेम बताओ मेरे को। मैम इशिता। इशिता, हाँ इशिता बताओ, मुझे याद रहेगा बेटा। मैम ऑप्शन ए लग रहा है मेरे को। ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, आपसे पूछा मैग्नीट्यूड किसका सबसे, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, तो ए में होगी। अब वही है, अगर वो ऑर्डर पूछ लेता तो ए का सबसे ज्यादा होता, फिर किसका होता, बी डी का। का होता, फिर किसका होता, सी का। फिर किसका होता, बी। डी। ठीक है, मतलब इतना आपको नॉर्मल आइडिया होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। ठीक है जी, चल ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा। अब इसमें आपको निकाल लो सीएफएससी किसमें जीरो आएगी। शाबाश भाई, बहुत ही बढ़िया। करो करो हैंड रेस करो, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक पोल लॉन्च कर लेती हूँ, है ना, करो। हाँ जी, क्या आ रहा है परिधि? मैम बी। बी आ रहा है, यस बी इज करेक्ट। देखो जीरो किस किस में होता था, एक तो D5 हाई स्पिन में होता था, एक D10 में होता था, तो आप याद डी हो, 10। है ना, Fe3 प्लस क्या है, D5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, CFSC तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। D5 में क्या होता है, T2G ऊपर EG, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू 3, जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही इंक्रीज भी हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, CFSC जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आराम से, मैं इसका पोल लॉन्च कर रही हूँ मेरा बेटा। ठीक है, आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें पूछ लिए हैं तुम लोगों से। हैंड्स अपने भाई नीचे कर लो हाथ अपने तुम लोग, और इसका वोट दे देना, मैंने पोल लॉन्च कर दे। क्या बोल रही हो बेटा अशिता, मैग्नीज वाले का? नहीं, मैग्नीज तो +3 में है ना मेरे बेटा, Mn+3 D4 होता है हाई स्पिन। यस मैम। खुलेंगे ना तो हाँ, अगर Mn+2 होता ना तो उसमें D5 अगर हाई स्पिन होता तो उसमें जीरो रहती। पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को और पोल में मुझे आंसर करो, ध्यान से पढ़ना। जिसको पोल नहीं शो हो रहा है वो अपने हैंड रेस कर सकता है। वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया। मुझे वो करते जाना, थम्स अप करते जाना जिन्होंने वोट कर दिया। शाबाश, करो करो, मजा आ रहा है, करो करो, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई तुम लोगों के, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है ये। चलो 35 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, देखते हैं।
जल्दी करो। 19 स्टूडेंट्स ने वोट कर दिया, 10 सेकेंड और लो। वाह, करो करो करो। अरे 30 स्टूडेंट्स तो कर दो वोट। अब पता चल, अच्छा पोल शो नहीं हो रहा, इट्स ओके, यू कैन रेज योर हैंड बेटा, अगर इन दैट केस पोल इज नॉट शोइंग। चलो ठीक है, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप, खत्म। 24 बच्चों ने मुझे वोट दिया है और 2 बच्चों ने, शगुन एंड खुशी ने मेरे को हैंड रेस किया। शगुन एंड खुशी, क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर? डी ऑप्शन। डी होगा, मतलब दोनों ने 4th बोला है। अब सुनो मेरे महारथियों, 9 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 4th ऑप्शन को मार्क किया है, ठीक है। अच्छा, और 9 मेरे महारथी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सी ऑप्शन को मार्क किया है, 3rd ऑप्शन को, और 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2nd ऑप्शन को मार्क किया है, और एक ऐसा बच्चा है भाई जिसने ए ऑप्शन को मार्क किया। उसको ए वाला कौन है बता दो तुम, तुक्का मारा है ना, सच्ची बता दो तो मेरे को, है कौन है ए वाला? अब नहीं बोलोगे तुम लोग, कोई बात नहीं, मुझे पर्सनली मैसेज करके कह देना, ठीक है। डांट नहीं मारूंगी, हम भी बड़ा करते थे ये, तुक्का मार देते थे, आता नहीं तो कुछ तो कर ही देंगे, है ना। देख कबाड़ा कर दिया तुमने क्वेश्चन का। इधर आओ, मतलब चलो जिन बच्चों ने देखो 4th किया है और वो तो सही है, वही सही ऑप्शन है, बाकी सारे गलत है। अब तुम ध्यान से सुनो, तुम लोग ना रिवाइज नहीं करते, तुम लोगों को ना मैं वर्चुअली एक एक चाटा मारूंगी। अब सच बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, तुम लोग ना सुधरते नहीं हो। इधर आओ, आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहले तो ये ध्यान में रखो। आप लोगों से करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। इधर आओ, ऑक्टाहेड्रल के बारे में पूछा है। अब तुम्हें मुझे ये बताओ कि dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर dz स्क्वायर की तो एनर्जी ऊपर होती है eg वालों की, और t2g वालों के नीचे होती है, तो सही है ना। सेकंड में आओ, वो बोल रहे हैं कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डिपेंड करता है चार्ज ऑन मेटल आयन, बिल्कुल करता है, और ऑन द फील्ड प्रोड्यूस बाय लिगेंड, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और अगर चार्ज मेटल आयन पे ज्यादा होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब वो पूछ रहा है कि बी आर नेगेटिव, पहले तो ये बताओ बी आर नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है या वीक है? बोलो। वीक। अगर तुम्हें D4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो एक बात बताओ, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो नहीं होगी, हाई स्पिन बनेगा, तो T2G में कितने होंगे? 3 होंगे, और EG में कितना होगा? 1। तो ये तो ठीक है ना। तो तुम लोग C क्यों मार्क कर रहे थे? मेरे को पहले कोई एक बच्चा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आप लोगों के कुछ तो बेटा दिमाग में आया होगा ना कि जिसकी वजह से आप लोगों ने सी ऑप्शन मार्क किया, या तो आपने बी आर नेगेटिव को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कंसीडर किया है। अरे नहीं बेटा, बी आर नेगेटिव तो बेकार है भाई। जितने भी आपके हेलोजेंस हैं, कोमल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो तीनों चारों के चारों ही वीक फील्ड लिगेंड है, उनकी प्रेजेंस में कभी पेयरिंग होगी ही नहीं, ठीक है। अब ये देखो सी एन नेगेटिव, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है? डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होता है। ये तो गलत है, ये तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में होता है, तो ऑप्शन डी है। समझे? कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? आधी से ज्यादा पूरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ही कंप्लीट कवर हो गई यहाँ, ठीक है। समझे? अब गलती मत करना। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और है क्या? कितने क्वेश्चन कराओगे मैम? ये एक कर लो बस। चलो इसका करूं पोल लॉन्च, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस। चलो लास्ट क्वेश्चन का करते हो। वैसे ना मैं ज्यादा पोल लॉन्च इसलिए नहीं करती, बहुत टाइम जाता है। चलो इसका कर देते हैं। चलो जब तक तुम देख लो मैं पोल लॉन्च करती हूँ। हाँ वैभव, क्या हुआ? मैम फर्स्ट मैम क्वेश्चन, आंसर फर्स्ट ऑप्शन, बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में NH दे रखा है। अच्छा इसको ठीक कर लो। इसमें
फिर कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था इसमें। CN होगा तो लास्ट वाले जैसे ही हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, तुम करो आंसर, अगर मिल रहा है तो तुम लोग लगा दो। आपको वेवलेंथ का बताना है ऑर्डर, मेरे ख्याल से आ जाएगा आंसर, अगर ए का थोड़ा पंगा भी है वैसे भी आ जाएगा। करो, शाबाश। फिफ्टीन सेकेंड्स हो रहे हैं तुम लोगों के पास। वेरी गुड, करो करो, सही कर रहे हो, अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हो भाई। चलो 5 सेकेंड्स मोर। ओके, टाइम्स अप। देखो आपसे पूछा था इसमें, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, अभी वैसे मैं कलर वाला टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाने भी वाली हूँ, बट ठीक है। इसमें आपसे पूछा था एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन, तो बेसिकली आपको वेवलेंथ का ऑर्डर लगाना था इसमें। तो मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में बताया था कि पहले तो स्प्लिटिंग एनर्जी का देख लो, तो सबसे ज्यादा CN वाले का होगा। अगर मैं इसको मान लो ABC कर दूं, या लिगेंड से ही कर लेते हैं, CN वाला, फिर अमोनिया वाला और फिर वाटर वाला, तो वेवलेंथ वाला उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, वाटर का, H2 फिर अमोनिया वाले का और फिर साइनाइड वाले का, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, और काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर सी मार्क किया, वेरी गुड। ठीक है, चलो ये खत्म। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने कहा था कि जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कलर के बारे में बताता है ना, कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है कलर शो करता है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ है नहीं खास, और इसमें क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे बनते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए हैं, आज का जो असाइनमेंट दूंगी ना मैं आपको, उसमें करना, नहीं तो वो मैं क्लास में ले लूंगी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों के डाउट आने वाले हैं। ठीक है, देख उसने बोला है, ये आप लिख लेना ये नोट्स में आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस है ना, वो एग्जिबिट डिफरेंट कलर, मतलब अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग कलर को शो करेंगे, या तो फिर उसमें मेटल आयन आपका डिफरेंट हो या फिर लिगेंड डिफरेंट हो, कोई एक तो डिफरेंट होगा ही होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आप डिफरेंशिएट कैसे करो। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, ये एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे कुछ डेटा से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा ट्रांसमिट करेगा। तो एक बार आप देख लो, मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं यहाँ पे। तो अगर आप चीज मेरी नोटिस कर पा रहे हो, तो जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका वाटर लिगेंड है, कोबाल्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है, वो ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कोई आपने मान लो रेडिएशन इंसिडेंट करवाई होगी, है ना, मेटेलिक सरफेस पे। तो लेट्स से उसने कौन सी वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, ऑरेंज कलर वाले के करस्पॉन्डिंग उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की। अब ऑब्वियस ही बात है, जो मैच करेगी वही तो वो ऑब्जर्व करेगा, बाकियों को तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और इसने वॉयलेट कलर का वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब मेरा बेटा कि जो ये कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें वाटर लिगेंड है, वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो मैं ये येलो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है और ये वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि बेटा जो कॉम्प्लेक्स जिस रेडिएशन, जो वेवलेंथ, जिस कलर के करस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है, वो कौन सा कलर दिखाता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ट्रांसमिट करता है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कलर किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? तो आपने बचपन में सुना होगा विबग्योर। तो ये सर्कुलर व्हील से आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा कलर के सामने, मतलब कौन सा कलर किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो आप लोग ये बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ मेरा बेटा, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वॉयलेट कलर विबग्योर, इंडिगो नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं इंडिगो नहीं यहाँ पे लिखा जाता है इसमें। ठीक है, अब तो मुझे सोच के बताओ, वॉयलेट के सामने कौन आ रहा है? वॉयलेट के सामने येलो जी आ रहे हैं, येलो। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर रहा है तो वो कौन से कलर का शो करेगा? कौन सा कलर का कॉम्प्लेक्स होगा? वो येलो कलर का होगा। ठीक है,
अगर मान लो तुम्हारा रेड कलर एब्जॉर्ब करे ग्रीन, मतलब या ग्रीन भी हो सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कलर होगा? ग्रीन। और अगर ब्लू है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ऑरेंज होगा। समझ में आया? Yes, यानी ma'am. कि वोयलेट का सामने येलो, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन, या ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री आप रेड बोल दो अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया है, और ब्लू का ऑरेंज या ऑरेंज का ब्लू। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, ये ध्यान में रखना। ठीक है जी। अब एक चीज नजर मारो, ध्यान से सुनना। आप लोग विबग्योर पढ़ते हो, आपको पता है जैसे मैं रेड वाले की साइड जा रही हूँ वेवलेंथ बढ़ती है। और अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी डिक्रीज होगी। तो तुम एक बात देखो, ये ऑरेंज कलर, ध्यान रखना, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें ज्यादा कम होगी वो आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ विच कलर एब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स। जैसे इसने कलर कौन सा एब्जॉर्ब किया है? ऑरेंज वाला किया है, इसने ब्लू वाला किया, वॉयलेट किया है। अब मुझे ये बताओ, वॉयलेट कलर तो सबसे पीछे है, मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। और वैसे भी हमें पता है साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी तो इसी की होगी। देख रहे हो आप किस तरीके से आप कलर के बेसिस पे बता पा रहे हो। यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर दिखाई दे रही है ऑरेंज, और ब्लू वाले की क्या है? वेवलेंथ ऑरेंज वाले से कम है, तो फिर इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। फिर क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। और अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ का ऑर्डर ये होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. yes, ठीक है। ma'am. तो Yes, इस ma'am. तरीके से आपसे कलर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब वो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको करके देखना, नहीं तो वो मैं क्योंकि मुझे पता है हो सकता है कि कुछ बच्चों का उसमें डाउट भी आए, वो मुझे मालूम पड़ जाएगा। मंडे तक करके दे देना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट कराऊंगी ना, उसका भी असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट आएंगे वो मुझे भेज देना, मैं वो क्लास में ले लूंगी। ठीक है, क्योंकि आज वाले जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी ना वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यानी कि तो आप इस तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर देखो। अब कलर आता क्यों है? कलर क्यों आता है भाई? देखो, Unpaired electrons. यस, Pairing वेरी of- गुड। अगर मैं आपको, हाँ देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। मान लो ये कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा, टाइटेनियम +3 में है, तो टाइटेनियम +3 में इसके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? D1। आज चैप्टर क्या बोल रहे हो बेटा? ना 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 ना, अभी तो रहता है तुम्हारा टॉपिक बेटा, आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक आता है इसमें, कोऑर्डिनेशन में वो रहता है। अभी 2-3 क्लासेस और लगेंगी बेटा, है ना? आज ये अपनी 8th क्लास है ना, है ना? ये Yes, ma'am. लेक्चर है ना? हाँ, बता दे। तो 3 लेक्चर और लगेंगे अपने को। ठीक है, अब ये देखो, ये D1 है। ठीक है, अब D1 में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग तो होगी मैम, एक EG में टूटेगा और एक T2G में। तो T2G में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? मान लो ये रेडिएशन क्या करा रहे हो आप? फोल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो ये किसी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना? तो मान लो इसने एब्जॉर्ब कर ली। अब एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि T2G से EG में जाएगा। अब EG हाई एनर्जी लेवल है, स्टेबिलिटी तो वहां पे मिलेगी नहीं, नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन, है ना? एनर्जी इसके पास आ गई तो हायर स्टेट में पहुंच गया, एनर्जी उसकी ज्यादा हो गई, लेकिन वापस नीचे आएगा। और जैसे ही नीचे आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा विजिबल रीजन में, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो जब आप देखोगे Yes, तो ma'am. टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स होता है, ये कौन से कलर का होता है? वॉयलेट कलर का होता है। इट मींस इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की होगी? कौन से वेवलेंथ वाली? येलो कलर वाली। येलो कलर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसने वो एब्जॉर्ब करी होगी, तभी ये कौन सा कलर शो कर रहा है? वॉयलेट कलर ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि किस वजह से कलर आ रहा है? ड्यू टू DD ट्रांजिशन, है ना? D से D में जा रहा है ना मेरा बेटा, तो ड्यू टू DD ट्रांजिशन की वजह से क्या आ रहा है? कलर आ रहा है। अगर मान लो किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, राइट? बट देयर आर सम एग्जांपल्स जिसमें DD ट्रांजिशन की वजह से कलर ना आके किसकी वजह से कलर आता है? चार्ज ट्रांसफर। मैंने कहा था, याद करो, मैं इसमें ही बताऊंगी, तो वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, कि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, कलर तो तुम्हें पता चल गया,
यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी की मैंने लाइंस लिखी हुई हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि अगर मान लो लिगेंड ही नहीं है तो क्या स्प्लिटिंग होगी? स्प्लिटिंग किसकी प्रेजेंस में होती है? लिगेंड की प्रेजेंस में होती है, अदरवाइज तो मेटल की डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तो अगर लिगेंड ही नहीं होगा स्प्लिटिंग नहीं होगी, और अगर स्प्लिटिंग ही नहीं होगी तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, और अगर डीडी ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो कलर कहाँ से आएगा? अगर मान लो मैं इस कॉम्प्लेक्स को गर्म कर दूं तो पानी निकल जाएगा ना, और अगर पानी निकल गया, नो स्प्लिटिंग नो डीडी ट्रांजिशन, तो सब्सटेंस क्या दिखेगा तुम्हें? कलरलेस दिखेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, यानी ma'am. कि स्प्लिटिंग Yes, किसकी ma'am. प्रेजेंस में हो रही है? लिगेंड की प्रेजेंस में हो रही है। तो एक तो तुम्हें ये एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, एक आपको दिया हुआ है लैब में, आप लोगों ने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखे होंगे ब्लू कलर के, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। तो वो ब्लू कलर किस वजह से आ रहा है? क्योंकि वो हाइड्रेटेड है, इस वजह से उसमें ब्लू कलर आ रहा है, पानी की वजह से आ रहा है। अगर आप उसको गर्म कर दोगे वो कलरलेस हो जाएगा। यानी कि पानी क्या है यहाँ पे? लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर पानी ही नहीं रहेगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कलर भी नहीं आएगा। तो ये आपको दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। कुछ मुश्किल लग रहा है तो बताओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक यहाँ पे एनसीईआरटी में एक छोटी सी चीज आपके ना बॉक्स में लिखी हुई है, हालांकि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, एनसीईआरटी में तो मैं एक भी चीज आपको एनसीईआरटी से नहीं मतलब छुड़वाना चाहती। और अब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी चैप्टर की पढ़नी स्टार्ट नहीं किया वो आप अब पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा 80% चैप्टर कवर हो गया। अब आपको चीजें भी समझ में आ जाएंगी। तो जिसने चैप्टर नहीं पढ़ना चालू किया वो करना चालू करो, ज्यादा पेजेस नहीं है एनसीईआरटी में, कर सकते हो तुम आराम से, बड़े मजे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने रूबी और एमराल्ड का एग्जांपल दिया हुआ है, सबने नाम सुना होगा रूबी और एमराल्ड का। तो रूबी क्या है? बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसमें थोड़ा सा कितने परसेंट बोला हुआ? 0.5 to 1% क्रोमियम आयंस जो होते हैं रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हमें याद रखना है क्या? बस ये थोड़ा सा याद रखना कि रूबी में क्रोमियम 3+ आयंस रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसे ही एमराल्ड में भी क्रोमियम 3+ आयंस होते हैं। ठीक है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि जो रूबी है और जो एमराल्ड है वो क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। देखा भी होगा तुमने। तो कलर किस वजह से आता है? कलर इज ड्यू टू, बस ये ध्यान रखना, कलर इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, है ना। क्रोमियम 3+ है ना, तो क्रोमियम +3 में D3 होता है, करेगा ट्रांजिशन। ठीक है मेरा बेटा, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ऑक्टाहेड्रल साइड्स, ये आपको कुछ ज्यादा फालतू ध्यान रखने की देखो जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन कलर, यानी कि लिगेंड का भी इफेक्ट पड़ता है कलर पे। लिगेंड का भी इफेक्ट पड़ता है कलर पे। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी ओपन कर रखी है तो मेरा बेटा वहां पे ना, जहाँ पे कलर वाला है, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। अभी जो मैं आपको लोगों को दिखाने वाली हूँ उसका नाम क्या है? लिगेंड एक्सचेंज मैकेनिज्म भी है। एक सेकंड, मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा, वो बार बार जा रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ। लिगेंड एक्सचेंज मैकेनिज्म कैसे मैम? कैसे लिगेंड का इफेक्ट पड़ेगा कलर पे? खुद सोचो। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मान लो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगा ना, आ गया कलर का चेंज। देखो जैसे कि आपकी बुक्स में एग्जांपल लिखा हुआ, अभी तक ये ना नीट में क्वेश्चन आ नहीं रहा है, और मैं अपने प्रीवियस बैच में भी कह रही थी, मुझे पता नहीं इस बार गट फीलिंग आ रही है, 2025 में कलर से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। समझ रहे हो सारे? तो यहाँ पे लिख लेना अपने, जहाँ पे तुम नोट्स बना रहे हो, कि कलर वाले क्वेश्चन हमें जितने भी मैम देगी वो सारे कर लेंगे। देखो इधर, ये तुम्हारे पास निकल का कॉम्प्लेक्स है, अगर तुम EN से इसको एक्सचेंज कराओगे तो एक इसका बाइडेंटेट होता है ये, तो जैसे EN अंदर आएगा तो कितने वाटर बाहर निकलेंगे? 2 निकलेंगे, बिकॉज EN इज अ बाइडेंटेट। हाँ या ना? जवाब दो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. जवाब दो। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 4 पानी निकल, मतलब 4 पानी और 1 EN। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही रहेगा, और 2 वाटर जो है बाहर निकल जाएंगे। अब देखो सेम यही वाला कॉम्प्लेक्स जो बना है उसको फिर से ट्रीट कराओ, किसके साथ? EN के साथ। अब कितने पानी निकल जाएंगे? और बताओ मेरे को। 2.
वेरी गुड, 2 और निकल जाएंगे, 2 रह जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। अब दोबारा ले लो इसको, ये आपके एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आपकी अगर बुक ओपन करोगे ना तो आपको वहां पे दिखेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक EN कितने को रिप्लेस करेगा, 2 वाटर को, तो ये कितना बन जाएगा EN3, ठीक है, और 2 वाटर। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो उसने लिखा हुआ है ये पेल ब्लू कलर होगा, देखो एक बार, पेल ब्लू कलर लिखा होगा यहाँ पे ब्लू पर्पल लिखा होगा, मेरे को कंफर्म कर देना एक बार कलर, देखो मेरे को भी याद नहीं है, इसका वॉयलेट होगा। अब आप क्या बता, मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं इससे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे जो इसने एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। हम इससे इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्योंकि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है। अब वॉयलेट कलर की हमें पता है वेवलेंथ सबसे कम होती है, मतलब एनर्जी भैया इसकी सबसे ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी हो भी क्यों ना, EN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे 3 EN है, यहाँ पे 2 EN है और EN है, आप देख पा रहे हो। तो लिगेंड का एक्सचेंज करने से आप देख रहे हो लिगेंड का किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है कलर पे। यहाँ पे 1 EN था तो इसका कलर आ रहा था पेल ब्लू, यहाँ पे 2 EN था तो इसका कलर आ रहा है ब्लू पर्पल, और इसमें 3 EN है तो इसका कलर आ रहा है वॉयलेट। यानी कि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी इसमें ही होने वाली है। फिर तो मानते हो कि नहीं मानते, फिर इसमें। और अगर मान लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं आया है और किस तरीके से वो पूछ सकता है, आपको ये बना के देगा, उसका जैसे मर्जी वो कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है। वो आपसे पूछेगा बताओ भाई इन तीनों में से स्टेबल कौन होगा, तो आप बोलोगे स्टेबल ये होगा। इसको आप बोल सकते हो कि चिलेशन से स्टेबल होगा, बोल सकते हो। याद करो चिलेशन क्या था, जो 5 और 6 मेंबर रिंग बनाता है जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है। अगर मैं इसकी बात करूं लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें देख रहे हो रिंग बन रही है, देख रहे हो मेरा बेटा, ये देखो, अरे मैं बना नहीं पा रही हूँ रिंग, वो एक्चुअली ना मेरा बार बार बैक हो जा रहा है, 1 मिनट। मैं इस पेज पे बना देती हूँ, ये देखो, देख रहे हो, अच्छा खासा रिजिड है सिस्टम, स्टेबल है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये वाला जो है स्टेबल है। तो हो सकता है उसने, मान लो हो सकता है ऑप्शन में वो लिख दे चिलेशन की वजह से स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग बता सकते हो, ठीक है जी, हो जाएगा। तो इसकी एनर्जी क्या Yes, हो ma'am. जाएगी, ज्यादा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो पेयरिंग नहीं, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, CFSC भी ज्यादा आएगी। तो CFSC भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी की, तो आप चेक कर लेना CFSC भी इसमें क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। और बाकी आप लिगेंड की बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे 3 EN है, ऊपर 2 EN है, पहले वाले में 1 EN है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं स्टेबल ड्यू टू चिलेशन। आपके एनसीईआरटी में भी यही रीजन लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ अभी तक पेपर में नहीं आया, आने के पूरे चांसेस है इस साल, ठीक है जी। अभी तक क्लियर है सबको जो जो कराया है, अपन ने क्या किया है आज, अपन ने बहुत ज्यादा क्या किया है, मेन अपन ने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर पे कौन कौन से फैक्टर पे इफेक्ट करते हैं तुम्हारी स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, नेचर ऑफ लिगेंड, है ना, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन, है ना। उसके अलावा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कौन सा वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की है, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चंस देखने के बाद कलर के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट करते हैं, कलर किस वजह से आता है, अगर लिगेंड नहीं होगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, सब्सटेंस अपीयर्स कलरलेस। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे करवाने जा रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, लिखवा दे में लेना। जोन टेलर डिस्टोर्शन, मैम ये क्या पंगा है अब,
देखो अभी अपने पास है टाइम, 10 मिनट में बहुत अच्छे से टॉपिक हो जाएगा। बेटा देखो, हालांकि ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाई? क्योंकि ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा 2016 में। अगर तुम कभी नीट केमिस्ट्री का पेपर उठाओगे ना, या बायो का भी उठाओगे, फिजिक्स का भी उठाओगे, तो यू विल फाइंड कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर 2016 और 17 में आया था। यस ये तुमने कहीं यूट्यूब पे भी देखा होगा या किसी टीचर से भी सुना होगा, मेरे से भी सुन लो। तो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर आस्क्ड इन 2016 और 17। तो अब पेपर डिफिकल्ट था तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले थे जो कि बच्चों को नहीं आते थे अगर उन्होंने नहीं पढ़ रखा। तो एक क्वेश्चन उन्होंने डाला था जोन टेलर डिस्टोर्शन से क्या होती है, मैं अभी बताती हूँ, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। एक डाला था उन्होंने ट्रांस इफेक्ट से, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल आते ही कराऊंगी, कल अपने दो मतलब है ना क्लास, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन कभी आया ही नहीं, मतलब लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन 2016। तो अब आने के चांसेस कम है इस टॉपिक के, बट हम फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इजी टॉपिक है, पढ़ लेने में कुछ आप लोगों की बुराई नहीं। जब हर एक चीज हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों ना पढ़े, इसको पढ़ लेते हैं। तो मेरा बेटा जब तुम एक अच्छा सिलेबस कर लेते हो कवर, तो 2016-17 का एक बार पेपर देखना कि तुम कितना उसमें से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि प्रिडिक्शन यही हो रही है कि 2025 का पेपर भी 16 और 17 की जैसे ही बनेगा। अगर तुम लोगों को पता हो तो 16-17 में ना जिन बच्चों का 550 स्कोर था ना, उनको भी MBBS मिल गया था। 2016-17 की बात कर रही हूँ मैं। और अब इतना कंपटीशन हो गया है कि 650 को भी मतलब मिल जाएगा, बट वही है, उसके मन पसंद का नहीं मिलेगा जितना वो सोच रहा था। तो देखो, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरा बेटा। पेपर इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा तो वो सबके लिए आएगा। पेपर इजी आएगा कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी, पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ कम चली जाएगी। तुम्हें कुछ है क्या? बल्कि मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा आ जाए पेपर अच्छे लेवल का, कम से कम वही बच्चे आगे निकले ना जो मेहनत करके पहुंचे हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब अगर पेपर इजी सेट कर देंगे वो, तो जिन्होंने एवरेज बिलो एवरेज पढ़ाई कर रखी है वो भी निकल सकते हैं। मानते हो कि नहीं मानते? तो अगर पेपर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी सेट कर देंगे तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपना लेवल इतना ऊपर करके चलेंगे ना, डाल दें वो बेशक क्वेश्चन, हम लोग निपटा लेंगे उसको, उसकी टेंशन मत लें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं हम टॉपिक पे, जोन टेलर डिस्टोर्शन होता क्या है। देखो आप लोगों को पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का शेप जो होता है, ज्योमेट्री जो होता है, आप ये होता है, राइट। आप लोग क्या पढ़ते हो कि इनकी बोन लेंथ सेम है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरा बेटा, मैंने आपको बोला था कि जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है तब तक मेटल की डी ऑर्बिटल की जो पांचों डी ऑर्बिटल उनकी एनर्जी सेम है। बोलो हाँ के ना। लेकिन जैसे ही लिगेंड की प्रेजेंस में आएंगे तो क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। प्लीज समझना मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। स्प्लिटिंग क्यों होती है मेरा बेटा? लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, मेटल के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी स्प्लिटिंग हो रही है। बोलो, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा मुझे एक बात बताना, लिगेंड से कौन से वाले ऑर्बिटल ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं? ईजी वाले होते हैं ना, यानी कि dx² डैश y² और dz² वाले। dxy, dyz और dzx कम ही होते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं मेरा बेटा कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मान लेते हैं d1 है तो एक इलेक्ट्रॉन यही आएगा। अच्छा मैंने इस तरीके से या चलो पहले ये वाला केस ले लेते तो तुम्हें इजीली समझ में आएगा। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम मुझे बताओ ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का? सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक बात बताओ, जब लिगेंड अप्रोच करेगा, ठीक है, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 जो लिगेंड की, फिर अब ऑब्वियस ही बात है लिगेंड और
इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। तो ये क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो तीनों इलेक्ट्रॉन की वजह से सेम रिपल्शन फेस करेंगे लिगेंड, है ना। ऐसा तो है नहीं कुछ कम ज्यादा कर रहे हैं, मान लो ये वाले ज्यादा कर रहे हैं और ऊपर वाले कम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे ये डाल देती हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देती हूँ, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो सेम रिपल्शन वो फेस करेंगे, देख रहे हो ना, बिकॉज सिमेट्रिकल है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिस्टोर्शन नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं ये कर देती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देती हूँ, अब क्या होगा, अब ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो 2 में भरे हुए हैं और 1 में नहीं है, तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा अब उसको सेम अमाउंट ऑफ रिपल्शन तो फेस होगा नहीं। जैसे डीजेड एक्स की साइड से उसको नहीं हो रहा है, डीवाई जेड और डी एक्स वाई की साइड से हो रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब अब अलग रिपल्शन फेस करेंगे लिगेंड, तो मतलब अब जो आपकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है, अब उसमें बॉन्ड लेंथ जो होगी सेम नहीं होगी, कुछ डिस्टोर्शन आएगा। ठीक है, मानते हो ये चीज? अब यहाँ पे ना 2 चीजें हम पढ़ते हैं, इलोंगेशन और कंप्रेशन, लेकिन वो आप पढ़ते हो ग्रेजुएशन में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, 1.5 घंटे का टॉपिक है, बट अपने को उस पर जाना ही नहीं है। एक बार क्वेश्चन आया था 2016 में, जितना आप लोगों की जरूरी है उतना ही बताऊंगी, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ कि आपके इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगी तो तुम एग्री करोगे क्या कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो जेटीडी नहीं होगा, मतलब जोन टिलोट डिस्टोर्शन नहीं होगा उसमें। और अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बोलो मेरा बेटा, किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो वहां पे जेटीडी प्रेजेंट होगा। बस ही मुझे ये बता दो, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तुम्हें पता है मेरा बेटा सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ मिलती है, ईजी वाले जो ऑर्बिटल है। एक बात बताओ, अगर मान लो ये मैंने फिल कर दिया इस तरीके से, अब तुम देखो dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लिगेंड को सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी, इसमें कम मिलेगी। बॉन्ड लेंथ, अब जो dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर वाले ऑर्बिटल से बॉन्ड बने हैं वो क्या हो जाएंगे फिर, उसमें वो कुछ अलग होंगे, dz स्क्वायर वाले अलग होंगे, मतलब डिस्टोर्शन आ जाएगा ना, डिस्टोर्शन आ जाएगा। यस और नो? और यहाँ पे मैं एक चीज ये भी बोल सकती हूँ कि जो ईजी वाले में, ईजी वाले के केस में डिस्टोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज वही वाले ऑर्बिटल ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और T2G में अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें जेटीडी होगा लेकिन वीक होगा। क्या ये लाइन भी मैं बोल सकती हूँ कि अगर ईजी में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो उस केस में जोन टेलर डिस्टोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू T2G। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस किस केस में होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ D1। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या D1 में जेटीडी होगा क्या? सोच के बताओ सारे बच्चे, क्या G1 में जेटीडी होगा क्या? D1 में बताओ। यस मैम। ठीक है, D2 में बताओ होगा कि नहीं होगा, बताइए। अरे इसमें क्या सोच रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जेटीडी होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, सब में यही होता है। ठीक है, D1 की फिलिंग। D2 में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जेटीडी होगा। 3 में आओ, 3 में होगा क्या, सोच के बताओ। No, ma'am. नहीं नो मैम। बस यही आपको सीखना है, बिकॉज T2G में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जेटीडी नहीं होगा, डिस्टोर्शन नहीं होगा। आगे चले, 4th में आओ, तुम लोग मुझे बताओ, D4 लो स्पिन और D4 हाई स्पिन, कहाँ पे जेटीडी होगा और कहाँ पे नहीं होगा, या दोनों में ही होगा? फिर तुम मुझे बताओ, लिखो करो खुद से, लो स्पिन हाई स्पिन।
D6 लो स्पिन, हाई स्पिन, बताओ चलो। बस 2 मिनट दे दो मेरे को, 2 मिनट दे दो, हो जाएगा। ओके, तो D4 में क्या होगा? लो स्पिन में नहीं होगा। T4 में होगा, लो स्पिन में नहीं होगा। ये अनसिमेट्रिकल तो है T2G, यस तो होगा ना। हाई स्पिन में बताओ मेरे को, होगा कि नहीं? मैम होगा। होगा। मैम होगा। वाई? बिकॉज अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। D5 में बताओ। अरे कान हाथ खोल के बैठो, इतना मुश्किल नहीं है ये टॉपिक जितना तुम लोग बना रहे हो। मैम D5 में नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा भाई? लो स्पिन में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, T2J में नहीं है अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हें ये देख, इधर आओ, तुम्हें ये देखने आ रहा है अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्या बोली जा रही हूँ मैं? यस मैम। अगर T2G हाफ फील्ड है या T2G फुल्ली फील्ड है तो वहां पे JTD नहीं होगा, बिकॉज वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे देखो, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और 2 ऊपर EG में जाएंगे, तो ये भी क्या सिमेट्रिकल है, बिकॉज EG हाफ फील्ड है, T2G हाफ फील्ड है, तो यहाँ पे भी JTD यहाँ नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, इसमें होगा क्या JTD? नो मैम। नो मैम नहीं होएगा। वेरी गुड। यहाँ बताओ D6 हाई स्पिन में होगा क्या? यस मैम होगा। यस Very मैम good. होगा। अरे पेज गया भाई, यहीं पे बना लेते हैं। D7 में बताओ, D7 लो स्पिन और हाई स्पिन में होगा क्या दोनों में? अरे बोल दो। मैम लो स्पिन में लो होगा। स्पिन में होगा। होगा मैम। होगा, ऑब्वियस सी बात होगा। EG वाला देखो ना अनसिमेट्रिकल है भाई। T2G तो मान लिया फुल्ली फील्ड है, EG देखो ना, तो JTD होगा। D7 में भी होगा क्या? यस नो मैम। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? होगा। D8 D9 D10 में देखो होगा कि नहीं होगा। मेरे को एक पेज और लेना पड़ेगा भाई, सोचो, मैं एक और पेज लेती हूँ, सोचो। मैम D8 में नहीं होएगा, D9 में होएगा, होगा मैम। D10 में नहीं होएगा। अच्छा, एक मिनट मैं रुको, एक पेज और ले लेती हूँ। भागने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, अभी क्वेश्चन भी करवाने हैं मैंने। हाँ चलो भाई, देखो देखो क्या बोल रही थी मैं। D7 लो स्पिन में होगा, ये हो गया था अपना, और D7 हाई स्पिन में भी होगा। ठीक है, कैसे होगा हाई स्पिन में? T2G, तुम लोग पता है टाइम होते ना, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, तुम लोग करना ही नहीं चाहते हो। कैसे होगा हाई स्पिन में? देखना अनसिमेट्रिकल है कि नहीं है, तो होगा ना JTD। इसमें भी होगा JTD। D8 में बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 मैम 8 नहीं होएगा। तुम्हारा नहीं होगा। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, सेम आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे ये हाफ फील्ड है, सिमेट्रिकल है, यहाँ पे फुल्ली फील्ड है, T2G में सिमेट्रिकल है, तो JTD इसमें नहीं होगा। D9 में JTD होगा और D10 Yes, में ma'am, JTD नहीं होगा। इस तरीके से करना है। तो बेसिकली कहाँ नहीं होगा यहाँ पे लिखो, और ये क्वेश्चन भी करते हैं कहाँ नहीं होगा। एक तो D3 में नहीं होगा, D5 हाई स्पिन में नहीं होगा, D6 लो स्पिन में नहीं होगा, कौन नहीं होगा? डिस्टोर्शन नहीं होगा, और D8 में नहीं होगा, और D10 में नहीं होगा। इनमें क्या होगा? तुम्हारा जोन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा। दैट्स इट, खत्म। समझे? यस चलो मैम। अब ये मेरे को करके दिखाओ क्वेश्चन, बताओ किसमें JTD होगी चारों में से।
बस 1 मिनट और दे दो, आई नो तुम लोगों की क्लास है 10 मिनट में। कहाँ होगा जेटीडी? हाँ बताओ बताओ, जिसका होता जा रहा है मुझे बता दो फटाफट से। यस, मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन Secular. ए में तो नहीं होगा, D5 है भाई हाई मैम स्कूल। बी बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ना तो सी में होगा ना डी में होगा, क्योंकि ये D3 है, D3 में देखो नहीं हो रहा है, इसमें देखो D6 लो स्पिन है ये, तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये करो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ किस में होगी जेटीडी? जितना किस में होगी बेटा? मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में होगी, फिर से चेक करो नहीं होगी, नहीं होगी। किस में होगा पीयूष? मैम ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी, वेरी गुड। D9 है ना मेरा बेटा, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, यहाँ पे जेटीडी होगी, बाकी सब में नहीं होगी, क्योंकि ये D6 लो स्पिन है, ये D3 बन रहा है, और ये D6 लो स्पिन है। ठीक है, तो ये था जेटीडी का सवाल। एक तुम्हें मैंने वहां दे दूंगी, तुम लोगों को असाइनमेंट में कर लेना। ठीक है, जो 2016 में आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करवाऊंगी, आइसोमेरिज्म कराऊंगी, एंड जितना भी आज कराया है प्लीज उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, एंड प्लस कंप्लीट योर असाइनमेंट। असाइनमेंट कौन सा? 5 and 6 है ना, 5 and 6 बाय मंडे। ठीक है जी।